भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क एक बार भारत के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में बेहद सटीक अंदाज में दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने ये दिखाया कि जहां भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, वही पाकिस्तान भटकते रास्ते पर चलता जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने देश की कुछ उपलब्धियां गिनाई, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवादी संगठनों की सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है और ये बात अब दुनिया से छिपी नहीं रही है। पहलगाम हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया और भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ऐसे माहौल में यह जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान इस हाल में पहुंचा कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा, ठीक उस दौर में जब वैश्विक राजनीति में धर्म, सत्ता और रणनीति के समीकरण तय हो रहे थे। जब दुनिया सोवियत रूस के खिलाफ जंग लड़ रही थी, तब जिन लोगों को आज आतंकवादी कहा जाता है, वे 80 के दशक में वॉशिंगटन में बैठकर शराब के घूंट भर रहे थे और दावतों का मजा ले रहे थे। अमेरिका ने उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दी क्योंकि उस समय उनका इस्तेमाल एक बड़े रणनीतिक खेल में हो रहा था। पाकिस्तान के तत्कालीन नेताओं ने भी इस खेल में दिलचस्पी दिखाई और धीरे धीरे धर्म और राजनीति की मिलीभगत का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज उनके लिए एक अभिशाप बन चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री आसिफ ने देश की दुर्दशा का एक कारण तो बताया, लेकिन उन्होंने जो नहीं बताया वो था पाकिस्तान का धर्म और सत्ता को एक साथ बुनने का खतरनाक प्रयोग। यही वो रास्ता है जिसने पाकिस्तान को आज की भटकाव भरी स्थिति तक पहुंचा दिया है। दूसरी ओर भारत ने उस दौर में रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी, किसी के इशारों पर चलने से इनकार कर दिया और सबसे बड़ी बात, धर्म को राजनीति से दूर रखा। आज भारत जहां एक विविधताओं से भरा आधुनिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन चुका है, वही पाकिस्तान आपसी टकराव, कट्टरता और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से जूझ रहा है। यही फर्क है, एक ऐसा देश जो आत्मविनाश की ओर बढ़ा और एक ऐसा देश जो मतभेदों के बावजूद भी सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। आतंकी हमलों का जवाब सरकार अपने स्तर पर देगी, लेकिन हमें यह समझना जरूरी होगा कि इन दोनों देशों के रास्ते क्यों और कैसे इतने अलग हो गए। भारत और पाकिस्तान के रास्ते इतने अलग हो गए, इसका एक बड़ा कारण है पाकिस्तान का लगातार भारत का विरोध करते रहना। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से दोनों देशों के रिश्ते एकदम निचले स्तर पर पहुंच गए, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बार बार उठता है, आखिर पाकिस्तान इतना क्यों बिखर गया। भारत को आतंकवादी गतिविधियों के जरिए बार बार परेशान करना ये पाकिस्तान की कोई नई नीति नहीं है, लेकिन अब समस्या ये है कि भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई को झेलने की ताकत पाकिस्तान में लगातार घटती जा रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिसमें लगभग 20% पाकिस्तान एयरफोर्स के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिसमें कई युद्धक विमानों और 11 हवाई अड्डे नष्ट हुए। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने 35 से 40 सैनिकों के मारे जाने की सूचना दी, जबकि अन्य सोर्स के अनुसार 50 लोग मारे गए। इस अटैक के बाद खुद पाकिस्तान के विशेषज्ञ भी अब इस कीर्ति सामर्थ्य को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इसका एक अहम कारण है, पाकिस्तान ने जन्म से ही भारत को दुश्मन मान लिया और उसी भावना से सारी रणनीति बनाई। उसने हमेशा यही कोशिश की कि कैसे यूनिवर्सल पावर्स, खासकर अमेरिका को खुश रखा जाए ताकि वे उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने लायक मदद देते रहे। अमेरिका को दक्षिण एशिया में खासकर सोवियत संघ के खिलाफ अपनी नीतियां चलाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी और पाकिस्तान ने इसे एक ही सौदेबाजी का औजार बना लिया। विकास के रास्ते पर भारत के साथ सहयोग करना और आपसी समझदारी से आगे बढ़ना भी एक विकल्प था, लेकिन पाकिस्तान ने वो रास्ता कभी चुना ही नहीं। उसने हमेशा ये तय किया कि भारत के खिलाफ खड़ा रहना है और अपनी नीतियों को उसे नकारात्मक भावना के इर्द गिर्द गढ़ना है। नतीजा ये हुआ कि वो एक ऐसे देश में बदल गया जो केवल बाहरी सहायता पर निर्भर हो गया और आंतरिक रूप से कमजोर होता चला गया। पाकिस्तान आज जिस नफरत और टकराव की राजनीति में फंसा हुआ है, उसका बीज उसी वक्त बोया गया था जब उसने भारत को दुश्मन मानकर अपनी पहचान बनाई थी। और यही वो फर्क है जिसने आज भारत को मजबूती दी और पाकिस्तान को एक अस्थिरता की ओर ढकेल दिया। जहां एक तरफ भारत ने समझदारी से हर मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत की, वही पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंसता चलता गया। उसके हर बड़े फैसले में जल्दबाजी, विदेशी इशारे और धर्म के नाम पर सत्ता की राजनीति साफ नजर आती है। भारत से नफरत की जमीन पर पाकिस्तान ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। एक तरफ उन्हें सरकार में शामिल करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की और दूसरी तरफ उन्हीं के जरिए भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर लोगों को एकजुट रखने की चाल चली गई। लेकिन ये चाल अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। आज से 50 साल पहले पाकिस्तान साउथ एशिया के सबसे तेजी से तरक्की करने वाले देशों में से एक था, लेकिन अब वो नीचे से भी नीचे गिरता जा रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सभी देश अब पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं और भारत तो उसे बहुत पीछे छोड़ चुका है। 1990 के दशक में जब भारत को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, तब IMF की मदद से एक बार सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद भारत ने कभी 2 बार IMF के सामने हाथ नहीं फैलाया।
वही पाकिस्तान अब तक 29 बार IMF से कर्ज ले चुका है। जी हाँ, 29 बार। अमेरिका ने अफगानिस्तान पॉलिसी के चलते कभी पाकिस्तान को एडवांस हथियार दिए थे, लेकिन पाकिस्तान के उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाने में किया। अब वो समय भी बीत चुका है। अमेरिका ने मुंह मोड़ लिया है और चीन तो बिना कुछ लिए दिए एक पत्ता भी नहीं हिलाता। आज पाकिस्तान के अंदर भी ये सवाल उठने लगा है, क्या हम वाकई युद्ध झेल सकते हैं? क्योंकि भाषणों और नारों में तो जज्बा जरूर है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत उसे किसी भी बड़े संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती। धर्म के नाम पर राजनीति और विदेशी ताकतों की गोदी में बैठकर चलने वाले पाकिस्तान की यात्रा और एक आत्मनिर्भर नीतिगत तौर पर मजबूत भारत की यात्रा, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज का भारत अपने हिसाब से फैसले करता है और पाकिस्तान हर बार किसी न किसी के सहायक की तलाश में भटकता रहता है। जहां पाकिस्तान आज भी पुराने दुश्मनी और फर्जी शान में जी रहा है, वही भारत अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता चला गया है। लेकिन पाकिस्तान वो अब भी पश्चिमी देशों को यह जताने में लगा है कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। पहलगाम अटैक अभी ताजा ही था, तभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ब्रिटेन के स्काई न्यूज को दिए एक मुलाकात में कबूल किया, हमने पश्चिमी देशों के लिए कई काले नामे किए हैं, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं थी। असल में पाकिस्तान ने कई बार ऐसी हरकतें की है जो किसी भी संप्रभु देश को नहीं करनी चाहिए। दुनिया के इसके पक्के सबूत भी मिल चुके हैं, लेकिन अब जाकर जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद इसे कबूल किया तो ये जरूर नया था, लेकिन ये पछतावे से नहीं आया है। ये तो बस एक सूखा रोना है ताकि पश्चिमी देश फिर से ध्यान दे, पर अब अमेरिका और यूरोप को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। इसलिए आसिफ जैसे नेता बार बार वही पुराना तुलना बजा रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। असल में अमेरिका की ओर पाकिस्तान का झुकाव उसके जन्म के समय से ही शुरू हो गया था। भले पाकिस्तान अपने निर्माण को जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांतों को जोड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रिटेन की एक भू राजनीतिक चाल का ये हिस्सा था, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में उसका असर बना रहे। उस दौर में अमेरिका को भारत की लोकतांत्रिक सोच पसंद तो थी, लेकिन उनकी ज्यादातर नीति कम्युनिस्ट देशों के खिलाफ बनी रही थी। अमेरिका को साउथ एशिया में ऐसा पार्टनर चाहिए था जो सोवियत और चीन पर नजर भी बनाए रखे और जरूरत पड़े तो एक्शन में भी साथ दे। भारत ने उस खेल से दूरी बनाए रखी, क्योंकि भारत किसी महाशक्ति की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। पर पाकिस्तान भारत से नफरत में अंधा होकर वो अमेरिका की गोद में जा बैठा। पेशावर का बेस अमेरिका के लिए सोवियत रशिया पर जासूसी करने का एक बड़ा सेक्टर बना। बाद में जो अमेरिकी सीक्रेट डॉक्यूमेंट सामने आए, उनसे पता चला कि अमेरिका की खुफिया निगाहें रूस पर पाकिस्तान के जरिए टिकी हुई थी। भारत ने सोवियत रशिया से निकटता तो रखी, लेकिन कभी खुद को उसका मोहरा नहीं बनने दिया। पाकिस्तान ने वही काम पूरे उत्साह से किया, यहाँ तक कि हेनरी किसिंजर की सीक्रेट चीन विजिट के लिए भी पाकिस्तान एक ट्रांजिट पॉइंट बना। और जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की, तब तो अमेरिका ने पाकिस्तान को खुलेआम इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन खड़े करने से लेकर कट्टरपंथी सोच भरने तक सब कुछ पाकिस्तान ने किया अमेरिकी के इशारे पर। और तालिबान वो इस जॉइंट वेंचर का ही नतीजा था। इसके बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार दिए। F सीरीज फाइटर जेट से लेकर पेंटन 10 तक। पाकिस्तानी आर्मी को हमेशा ये गलतफहमी रही कि इन हथियारों के दम पर वो भारत को जंग के मैदान में हरा देंगे, लेकिन क्या हुआ? 1965 और 71 दोनों युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और इसका असर पाकिस्तान की विदेश नीति पर भी सीधा पड़ा। उस वक्त वो सीएटो और सेंटो जैसे अमेरिकी गठबंधनों का हिस्सा भी था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान युद्धों की नहीं है, ये कहानी उस कट्टर सोच की है जो हार से सबक लेने के बजाय उसे जिद में बदल देती है। 1965 और 1971 की करारी हार के बाद पाकिस्तान की सैन्य हिम्मत तो डगमगा गई, लेकिन उनका एजेंडा जिंदा था। भारत के खिलाफ हर हाल में लड़ना है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। और ये लड़ाई चलती रही अमेरिकी डॉलर और जिहाद के नारों के दम पर। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक नेटवर्क जैसे सीटो और सेंटो में पाकिस्तान ने खुद को एक उपयोगी मोहरा बना दिया। बदले में अमेरिका ने कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान को परोक्ष समर्थन दिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, बल्कि इसलिए क्योंकि शीत युद्ध में पाकिस्तान सोवियत संघ के खिलाफ एक जरूरी प्यादा बन चुका था। अमेरिका ने कश्मीर को पाकिस्तान के लिए एक घाव बना दिया जो न भरता है न भरने दिया जाता है। लेकिन असली तबाही तो अफगानिस्तान में हुई, जब अमेरिका ने सोवियत संघ को रोकने के लिए अफगान जिहाद फंड को शुरू कर दिया। तब पाकिस्तान बना चरमपंथी संगठनों की जन्मभूमि। तालिबान, मुजाहिदीन और बाद में अलकायदा तक सब कुछ यही से निकला। पाकिस्तान को लगा इन कट्टरपंथियों को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल थी। जब अमेरिका ने अपने पुराने दोस्तों यानी तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ा, तो पाकिस्तान पर दबाव डाला गया, या तो हमारा साथ दो या फिर तुम्हें स्टोन एज में फेंक दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं था, उसने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन तालिबान को मारने के बजाय उन्हें गुप्त रूप से बचाया, पाला और भविष्य के लिए तैयार किया। उधर दुनिया भर के जिहादी संगठनों को पाकिस्तान में सुरक्षित पनाहगाह मिलने लगी। पाकिस्तान को लग रहा था सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। धीरे धीरे वही तालिबान और TTP जैसे समूह पाकिस्तान के खिलाफ ही हथियार उठाने लगे। बलोच विद्रोही, अफगान तालिबान, TTP सभी ने पाकिस्तान की जमीन को ही जंग का मैदान लिया।
अब हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर ही कट्टर इस्लामी गुट कह रहे हैं पाकिस्तान इस्लामी ही नहीं है। एक समय जिन कट्टरपंथियों को पाकिस्तान ने अपनी ताकत समझा, आज वही उसके खिलाफ खड़े हैं बंदूक लेकर। और जब देश के भीतर हालात बिगड़ते हैं तो वही पुराना तरीका अपनाया जाता है, भारत की ओर ध्यान मोड़ दो, LOC पर गोलीबारी बढ़ाओ, कश्मीर मुद्दा फिर से गरमाओ ताकि जनता का ध्यान असली समस्याओं से हट जाए। यही कारण है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को अचानक जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी याद आने लगती है, क्योंकि इतिहास की बातें दोहराकर आज के विफलताओं से ध्यान हटाना यही पाकिस्तान की पुरानी रणनीति रही है। लेकिन जहाँ पाकिस्तान अंधकार की ओर फिसलता गया, वही भारत ने एक अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो दूरदर्शी था, संतुलित था और दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश करने वाला था। भारत की यात्रा इसके ठीक विपरीत रही है। स्वतंत्रता के बाद से ही रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत रहा है। 1950 के दशक में भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज गूंजती थी। उसका कारण था भारत द्वारा अपनाया गया सोच समझ कर लिया गया रास्ता। जरूरत के मुताबिक भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से रिश्ते बनाए, समझौते किए, लेकिन कभी भी किसी कूट ने भारत को अपनी कठपुतली नहीं बना पाया। भारत में भी धार्मिक ताकतें थी, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया कि उनका असर राज्य की नीतियों पर ना हो। भारत के संविधान में भी यही संतुलन सावधानी से रचा गया। इसलिए जब कोई राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए नफरत फैलाने की कोशिश करता है, तब भी भारत की मूल एकता नहीं टूटती। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर के मुसलमानों ने खुद आके बढ़कर हिंदू पर्यटकों को सुरक्षा दी, ये दिखाने के लिए कि वे भारत के साथ है। तो वही कुछ कलाकार हमला होने के बावजूद कश्मीर में जाते हैं और एक स्पष्ट संदेश देते हैं, कश्मीर हमारा है और वहाँ के लोग भी हमारे अपने हैं। और यही पाकिस्तान का धर्म के नाम पर फूट डालो वाला एजेंडा पूरी तरह विफल हो जाता है। 2 नेशंस थ्योरी की कब्र पर एक और पत्थर रख दिया जाता है। भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने संयुक्त राष्ट्र में जब भारत पाकिस्तान की तुलना की, वो शब्द आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा, हमने बनाए हैं IIT, IIM, एम्स और इसरो जैसी संस्थाएं, और तुमने बनाए हैं लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और हक्कानी नेटवर्क। ये तर्क कोई भावनात्मक भाषण नहीं था, ये तथ्य थे। और यह संभव हुआ क्योंकि भारत ने एक सर्वसमावेशी, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक सोच को अपनाया। यही है भारत की असली ताकत और यही दीर्घकालीन धरोहर। जय हिंद।